हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फरहान टॉक्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब अज़मत साहब, जो कि ख़ुद में ही एक बहुत बड़ी स्टोरी है, स्ट्रगल से सक्सेस तक का सफ़र। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये स्किल्स और कौन से कोर्सेज करने चाहिए, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब साहब। तो चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो सर, आप माशाल्लाह डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं और आपने सैलानी में जो है वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग शुरू की, स्टार्ट लर्निंग। और ये क्या कब किया आपने और किस टाइम की बात है ये? यार 2017 की बात है ये, जब मैंने सैलानी से ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू किया था। अच्छा, इतना सिंपल नहीं था कि मैंने बस जाकर एडमिशन ले लिया। सैलानी का क्राइटेरिया ये होता है कि जब भी कोई कोर्स अनाउंस करते हैं तो वो एक टेस्ट लेते हैं, जो टेस्ट में पास आउट होता है फिर वो इंटरव्यू, फिर आगे का प्रोसीजर। अच्छा, मैं 2017 में मैंने इंटर कर लिया था और मैं 1-1.5 साल से ना प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहा था, लेकिन वो बहुत ड्राई था, मज़ा नहीं आता था मुझे उसमें। अच्छा, मेरे दोस्तों ने बताया कि सैलानी में एक कोर्स आया, वो कर लो क्योंकि सैलानी में अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, मैं डेवलपमेंट कर रहा था, उसके बावजूद मैं डेवलपमेंट का जो एंट्री टेस्ट था उसमें फ़ेल हो गया। सही। फिर कोर्स आया, फिर मैंने 5 बार अप्लाई किया और मैं 5 बार फेल हो गया था। अच्छा, जब 5th जिस कोर्स में मैं फेल हुआ था वो ग्राफिक डिज़ाइन का पहला बैच था। अब जब सैलानी वालों ने दूसरा बैच लॉन्च किया तो उन्होंने ये देखा कि भाई फर्स्ट बैच में ना बहुत ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं, तो हम ना जो फेलियर हैं उनमें से टॉप उनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही मैं घर पे था उस वक्त, मेरे पास मैसेज आया कि भाई आप बैच 2 के लिए सिलेक्ट हो गए। मुझे लगा शायद इन्होंने ना गलती से मुझे मैसेज भेज दिया। डेट टाइम था कि भाई इतने बजे ओरिएंटेशन है। अच्छा, मैं बस से गया था भादरा, बस औरंगी टाउन से भादराबाद जाना था। मैं पूरे रास्ते ये अपना माइंड बना कर गया था कि मैं जाऊंगा, वो लोग कहेंगे कि भाई हम माजरत चाहते हैं, आपके पास गलती से मैसेज आ गया है। अब जब मैं वहाँ गया, लोगों से बात की तो आइडिया हो गया कि ये सबको ही फेल हो चुके थे और क्या सीन है। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हुई। तो शुरू की क्लासेस में ही मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, क्योंकि ना मैं कार्टून्स बहुत देखता था, अभी भी देखता हूँ, एनिमेज देखता हूँ मैं। तो मैं ना उनके ना ड्रैगन बॉल जी, बेन 10, इन सब के ना स्केचिंग बनाया करता था। जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू हुआ उसमें ना शुरू की क्लासेस में क्या होता है, आपको ना स्केचेस बनवाए जाते हैं पेन टूल से। तो बहुत एक कनेक्शन फील हुई, मैंने कहा यार नहीं, मज़ा आ रहा है। और वो चीज़ चलती गई और एक 6 महीने का एक टेन्योर पूरा हुआ। अच्छा, वो कंप्लीट हुआ और हमारे औरंगी टाउन में एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ हमारे एक जानने वाले होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़ुहैब तुम ग्राफिक। अच्छा, मेरी आदत अभी भी है कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, वो एक छोटी सी स्नैप लेकर लगा देता हूँ स्टेटस पर। मैं ये समझता हूँ कि आप ये जो स्टेटस लगाते हैं ना अपने काम का, सबसे आप पर्सनल ब्रांडिंग में ना आपका बड़ा रोल प्ले करता है। सही है। तो मेरे उस वक्त सबको अंदाज़ा हो गया था कि मैं क्या सीख रहा हूँ, तो उन्होंने रेफ़र किया और मेरी एक जॉब लग गई। वो 10,000 रुपये की जॉब थी, 12 घंटे की टाइमिंग थी और मैंने वो 1 साल किया। अच्छा, मेरे काफ़ी रिश्तेदारों ने कहा उस वक्त कि 10-12 घंटे काम करो और सिर्फ 10,000 कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे अब्बा को पता था मैं छोटा ही हूँ, अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो पापा ने कहा करते रहो। अच्छा, वो 1 साल का टाइम गुजरा तो सैलानी से, मतलब सैलानी के ग्रुप में हमारे मैसेज आया कि हमें ना सैलानी में ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, सैलानी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में। तो आप आ जाओ और हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे और जो पास आउट हो जाता है तो हम उसको यहाँ पर अपने पास रख लेंगे। सही है। तो मैं वहाँ गया तो 100 बच्चे तकरीबन थे वहाँ पर। तो देख के तो पहले हवा टाइट हुई कि यार इतने बच्चों में सिलेक्शन हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझे बेनिफिट ये था कि मैं 1 साल से काम कर रहा था, वो जो एक्सपीरियंस था ना कि मुझे काम करना है। अच्छा, मैं जहाँ था वो वहाँ पे ना प्रेशर बहुत होता था, कभी कभी ना काम एकदम से आता था, तो एक प्रेशर हैंडलिंग भी आ गई थी, काम को जल्दी डिलीवर करना। तो हमें टास्क मिला था कि 1 घंटे के अंदर आपने 5 सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है। सही है। तो मैंने आधे घंटे में कंप्लीट कर ली और उन्होंने फिर चेक किया और एक प्रोसेस से होकर सैलानी में मेरी जॉब लग गया था ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ये एक जर्नी जो मेरी शुरू हुई थी 2017 में और 2018 में आकर एज अ डिज़ाइनर मैं सैलानी में वहाँ पर काम करने लग गया था। ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग में आपका कैसे शौक़ पैदा हुआ और वीडियो एडिटिंग को आपने किस तरीके से जो है वो एंडोर्स किया अपने पास कि मतलब मुझे ये स्किल्स भी सीखनी चाहिए या इस स्किल पे काम करना चाहिए? अच्छा, जब मैं प्रिंटिंग प्रेस में था ना, वहाँ पे सिर्फ डिज़ाइनर्स थे। अब 1 साल काम करने के बाद ना समझ ले मैं वहाँ पे सीनियर बन गया था।
मैं एक सर्टेन लेवल तक आ गया था, अब इससे ऊपर कुछ था ही नहीं। अब मेरे जूनियर से मैं जा ही नहीं सकता था। अब जब मैं सैलानी में आया ना, वो मेरे लिए एक अलग दुनिया थी, एक अलग एक्सपोजर। एक जगह सीनियर एडिटर्स बैठे हुए हैं, एक जगह एनिमेटर्स बैठे हुए हैं, कहीं वीडियोग्राफर हैं, तो एक फोटोग्राफर है, तो एक अलग दुनिया थी। अब मुझे सिर्फ अपनी डिज़ाइनिंग में ना वहाँ पर तकरीबन 6-7 महीने लगे एक लेवल अचीव करने के लिए, क्योंकि मैं जो काम कर रहा था बहुत लोकल था। सैलानी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका काम बड़ा अच्छा है, तो अब वहाँ पे सीखने को तो बहुत कुछ मिला। अब सब दोस्त बन गए, एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट था, तो ना एडिटिंग भी होती थी वहाँ पर, एडिटिंग हो रही है, एनिमेशन हो रही है। अब मैंने देखा कि डिज़ाइनिंग में जो एक कलर थ्योरी होती है या फिर जो टाइपोग्राफी होती है, सेम चीज़ें एडिटिंग में यूज़ हो रही हैं। सही है। अच्छा, जो हमारा एनिमेटर था ना, उसे कोई चीज़ एनिमेट करना होता था, वो मुझे कहता था कि यार इस तरह से एक वेक्टर आर्ट मुझे इलस्ट्रेटर में बना कर दे दो। तो इलस्ट्रेटर में मैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप यूज़ होता है मेनली, अडोबी का सॉफ्टवेयर है। सही है। तो मैं उसको इलस्ट्रेटर में बनाकर उसको देता था और वो आफ्टर इफेक्ट में उसको एनिमेट कर लेता था। मुझे बड़ा मजा आता था कि यार ये आधा काम मैं कर रहा हूँ और आधा ये कर रहा है, तो क्यों ना मैं ये भी सीख लूँ। बड़ा शौक होता था। मैं शुरू से ही सोचता था कि यार मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉक्स को बड़ा करूँ, मैं एक ही वो क्या कहते हैं इकोसिस्टम में रहते हुए अपनी चीज़ों को सीखूं। तो पहले मैंने ना मोशन ग्राफिक्स सीखना शुरू की कि एनिमेशन कैसे होता है, मोशन पोस्टर्स कैसे बनते हैं। जब वो सीखा मैंने, सही। तो अब अच्छा वीडियो एडिटर भी थे, लेकिन अभी तक मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी नहीं थी। सही है। मुझे शौक था, उस वक्त भी व्लॉगिंग था, इरफान जुनेजो थे, मूरो था, इन सबको देखकर ना वीडियो का शौक तो था, लेकिन कहाँ करूँ, मुझे नहीं आता था। अब सीन ये था, सैलानी बहुत काम कर रहा है, उनके 63 शोबे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर अलग अलग काम हो रहा है। उस वक्त सैलानी में सैलानी टेक्सटाइल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। सही है। वो प्रोग्राम था क्या कि 60 डेज की ट्रेनिंग होती थी, आपको टेक्सटाइल का काम सिखाया जाता था। अच्छा, उस दौरान आपको पैसे भी मिल रहे आने के, और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती थी तो सैलानी के ना MOU साइन हुआ था बड़े बड़े जाइंट से कि आपको वहाँ पर जॉब लगनी ही लगनी है। तो मैंने कहा यार ये बहुत बहुत बड़ी एक चीज़ है कि आप एक अनएम्प्लॉयड बंदे को एक स्किल सिखा रहे हो, उस ड्यूरेशन में आपको पैसे भी मिलेंगे, उसके बाद आपकी जॉब भी लग जाएगी। मैंने कहा ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट ना, ये जो इमोशन है ना कि जॉबलेस को आप जॉब दे रहे हो, कन्वे नहीं कर पाएगी। मैंने कहा इसमें वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वीडियो बनती थी उस वक्त भी, लेकिन वो टेक्स्ट एनिमेशन चल रहा है या फिर कुछ एक ह्यूमन जो बताता है ना, उसकी जो एक इमोशंस स्टोरी टेलिंग, वो नहीं बात नहीं होती थी। तो मैं एक दिन खुद सुबह आया, मैंने स्क्रिप्ट लिखी। हमारे एक लीड है, अभी भी है सैलानी में, फैजान भाई, सोशल मीडिया के मैनेजर हैं वो। तो मैंने फैजान भाई को दिखाया, फैजान भाई ये स्क्रिप्ट है। मैंने बोला है, लग तो अच्छी रही है। अभी भी वो फेसबुक में भी मौजूद है, मेरे बिहेंस पर भी है। तो हमारा वहाँ पर हमजा खालिद थे, वो उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी वीडियो एडिटिंग की जर्नी में। तो हमजा को मैंने दिखाया, तो हमजा ने कहा हाँ यार, अच्छा वो मीडिया पढ़ भी रहा था, इकरा साइंस था, तो उसको शूटिंग वगैरह सबका आइडिया था। तो हमारे पास ग्रीन स्क्रीन पड़ी थी, मुझे ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया, और जब हमने एंड प्रोडक्ट निकाल के दिया तो मैनेजमेंट बहुत खुश हुई। फिर हमने उसको पेज पे डाला, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो यहाँ से एक मेरी अलग जर्नी शुरू हुई। अब मैं सैलानी की वीडियोस में आने लगा एज आप कहीं ब्रांड एम्बेसडर या फेस ऑफ सैलानी। अब सैलानी के जितना भी लाइव सेशन हो रहे हैं उसमें मैं आ रहा हूँ, कहीं शूट हो रहे हैं, किसी भी हवाले सैलानी के जितने भी प्रोग्राम में मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता, उसको शूट करता। तो वो एक अलग फिर जर्नी चलने लगी। अच्छा, जब मैं शूट में जाता था, अच्छा उस वक्त तक मैंने एडिटिंग नहीं सीखी थी, तो मैंने आपको बताया मेरी आदत है कि मैं स्नैप डालता था। जी जी। तो मैं अपनी स्नैप तो डाल ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कूल बनने के लिए कैमरे के पीछे से ना बिहाइंड द लेंस स्क्रीन पे, तो लोगों को ये भी लगता है कि शायद मैं शूट भी करता हूँ। अब मेरा एक दोस्त है, वो ना उसके पास वो डिज़ाइनर है, वो एक कंपनी के लिए ब्रांडिंग करता था, आइसक्रीम कंपनी थी। तो उनको बनवाना था ऐड। तो उसने मुझे मैसेज किया कि यार ज़ुहैब, हमें ना एक ऐड बनवाना है, तो तुम बना दो। अच्छा, उसको लगता था कि मैं एडिटिंग भी जानता हूँ और मैं कैमरा हैंडलिंग भी जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह मैं शो करवाता था कि मैं ये काम करता हूँ। अच्छा, अब ना तो मुझे कैमरा चलाने आता है, ना मेरे पास कैमरा है, ना एडिटिंग आती है। तो मैंने उस वक्त दिमाग चलाया। अच्छा, मेरे क्योंकि अब इंडस्ट्री के लोगों से ना दोस्ती होना शुरू हो गई थी, तो मेरे एक पास दोस्त के पास कैमरा था, Mark III कैनन का कैमरा था। मैंने उससे रेंट पे लिया 2500 रुपये में। एक दोस्त को लिया मैंने, उसको मैंने 6000 में बात हो गई कि भाई तू कैमरा चलाएगा, और उनसे जो डील हुई थी उस वक्त कि ओवरऑल जितना भी वो जो ऐड है वो 30,000 रुपये, मेरे ख्याल से 25 या 30,000 रुपये बात होगी। सही है। मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन अब वहाँ गए, स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था, पूरी स्टोरी बोर्ड मैंने बनाई थी कैसे शूट करेंगे, हमने वो ऐड बनाया। वहाँ पर मैंने पहली बार उसको एडिट किया,
तब मुझे एक एक्सपोजर मिला कि यार ये एडिटिंग भी अच्छी चीज़ है। वो ऐड गया, अच्छा चला वो ऐड, फिर मुझे शौक हो कि नहीं यार मुझे एडिटिंग भी करनी चाहिए। तो उसके बाद से जो मेरी जितनी भी वीडियोस थी वो मैंने एडिट करना शुरू किया। वहाँ जो सीनियर्स हैं उन्होंने गाइड किया, हमजा का बहुत बड़ा हाथ है, उसने बहुत गाइड किया मुझे। हमजा डांटता भी था कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो वहाँ से मुझे सीखने की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। सही। तो मैं यहाँ पे वैसे तो सैलानी को बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दूंगा, जो वो लोग काम कर रहे हैं और जितना अच्छा काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इससे अच्छा कोई इदारा नहीं, और भी लोग करवा रहे हैं, लेकिन सैलानी इज़ द टॉप वन। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, जो जितने भी स्किल्स सीखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, और मुझसे बहुत सारे लोग ये चीज़ का सवाल भी करते हैं कि आप हमें कोई रिकमेंड करें कि मतलब स्किल्स क्या सीखें और कैसे सीखें। तो भाई पैशन इज़ द मेन थिंग, कि भाई पैशन होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि टूल्स और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, या फिर आप अपना पैशन ज़रूरी है सीखने के लिए? टूल्स तो पहले ज़रूरी हैं। अगर टूल्स आपको नहीं बताऊंगे तो आप कैसे उसमें आगे जा पाओगे? नहीं, मैं फिजिकल टूल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे वीडियो कंटेंट वगैरह बनाना है। लोग कहते हैं नहीं यार हमारे पास तो जो है ना मतलब कैमरा ही नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। हाँ, मतलब ये चीज़ें हैं, ये क्या कितना ज़रूरी है ये? मैंने तो देखा है लोग जो है वो छोटे छोटे कैमरों से भी आज कहाँ पहुँचे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार जब तक मैं DSLR नहीं लूँगा बड़ा वाला, जब तक मैं कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं बन सकता। यार देखिए, ये वाली बात जो है ना, ये तो एक्सक्यूज़ है, वो सिंपल एक्सक्यूज़ है। रिसोर्सेज की कमी ना सिर्फ वाकई में मैं कहूँ एक बहाना है। मैंने एक अपने अकाउंट पर एक डील भी डाली थी लैक ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। तो जो ये बात बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो बहाना है। मेरे पास जो मैंने एडिटिंग शुरू की थी, तो जब मैं एडिटिंग सीख रहा था तो मेरे अब्बा ने मुझे उसका कंप्यूटर ला के दिया था, Core2Do। आपको आइडिया होगा Core2Do? हाँ जी बिल्कुल। उसमें एडिटिंग करना अजाब था, मतलब वो 3 घंटे सिर्फ रेंडर लगते थे एक छोटी सी क्लिप के लिए। लेकिन मुझे सीखना था तो मैंने किया वो। आपको स्टार्ट ना आपके पास जो है उससे लेना है। आप जब थोड़ा फिर आगे बढ़ते हो ना तो अल्लाह ताला वसाइल बनाता है, और फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते हो। अगर किसी को ना एकदम से, अगर किसी ने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्टार्ट की है और आप उसको A7 III A7 IV कैमरा ला कर दे दो, उसको उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूँ। लेकिन अगर आपने एक फ़ोन से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, पैसे जोड़ें, पैसे कमाएं, फिर आपने कोई कैमरा लिया ना, आपको पता होगा उसको किस तरह यूटिलाइज करना है। तो इक्विपमेंट मैटर्स करते हैं, लेकिन एक टाइम पर जाने के बाद। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना, चाहे वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी हो, आपके पास कोई भी लैपटॉप या PC है, हैंग कर रहा है, हैंग चल रहा है, भाई स्टार्ट तो करना उसी से। वक्त के साथ ना चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने देखा कि आप माशाल्लाह इस चीज़ पे डेडिकेटेड हैं, कि आपने जो है वो अपने जितने भी साथी थे आपके, जिनसे आपने सीखा, उनको आप भूले नहीं। क्या ये सक्सेस का राज है? यार ये तो मैं नहीं कहता कि मेरे सक्सेस का राज है, नहीं, लेकिन मेरी जर्नी में इन लोगों का ना बहुत बड़ा हाथ है। जब मैंने ग्राफिक इस फील्ड में आया तो मैं किसी को जानता नहीं था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा किसी ने, होता है ना, जैसे आप और मेरी अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि हमारे अंदर है कि हमने कॉल कर दिया कि यार इसकी हेल्प कर दो, उसकी हेल्प कर दो। मैं उस वक्त इंडस्ट्री में जानता ही नहीं था किसी को। तो मैंने खुद ना इन लोगों से कांटेक्ट बनाया है। लेकिन नहीं, मतलब अपने जितने भी लोग हैं जिनसे आपने मतलब गाइडेंस ली है उनको नहीं भूले ना आप? अभी तक उनके नाम ले रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप उनको अपने मेंटोर समझते हैं, चीज़ें समझते हैं कि नहीं यार ये कुछ है। उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे तो ये इसीलिए यहाँ से कह रहा हूँ कि ये स्ट्रगल से सक्सेस का राज है या क्या है मतलब? हाँ है। मैं ये समझता हूँ कि बाअदब बानसीब, आपके जो उस्ताद हैं, अगर आपके दिल में उनके लिए अदब है ना, तो करम होता है आपके साथ। अब जैसे मैं एक जगह, मैं धोराजी एसोसिएशन में पढ़ाता था, मेमन जमात है एक धोराजी एसोसिएशन, वहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। मैं सैलानी में जॉब भी कर रहा था, वहाँ पढ़ा रहा था। अच्छा, वहाँ पे मेरे साथ साथ मेरा एक दोस्त था जिसने साथ मेरे साथ पढ़ाई शुरू की थी, वो भी पढ़ा रहा था। अब एक अमाउंट सेट हो गई कि मिसाल के तौर पे 6,000 आपको भी मिलने हैं, 6,000 मुझे भी मिलने हैं। अच्छा, ये सिर्फ ना मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ लोगों को एक वो मिले। अच्छा, वहाँ पर रिकमेंड करने वाले हमारे टीचर थे सर राहिल, जिनसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखे मैंने। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। सही। तो राहिल भाई ने मुझे मैसेज किया कि जोई भाई, ये जो फला बंदे हैं ये कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक अमाउंट मिल रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि मिसाल के तौर पर आप 6,000 नहीं, आप 2,000 रख ली, बाकी इनको दे दो, कोई मसला तो नहीं है।
तो मैंने बोला नहीं नहीं सर कोई मसला नहीं है, आप जो भी कह रहे हैं ना वो सही है। सही है। तो इस तरह मैं वो मान गया। फिर अल्लाह ने ना मुझे और जितनी अपॉर्चुनिटीज दी ना पढ़ाने की, और मुझे लगता है वो शायद सिर्फ ये मेरे जो उस्ताद है ना उनका अदब करने से मिला। सही। कि मेरे उस्ताद ने कह दिया कि भाई ये काम है ऐसे करना है। मैंने कहा सर आप जो कह रहे हैं। अच्छा ये मेरे साथ ये करम रहा है कि वो जितने भी ट्रेनर्स हैं उन्होंने सिर्फ ग्राफिक्स में नहीं, थ्रू आउट द लाइफ, अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं स्टोरी लगाता हूँ ना, तो वो मुझे गाइड करते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे। और जब जैसे सर राहिल हैं, उन्होंने कह दिया ना कि नहीं सोहिब ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो बस ठीक है सर ने कह दिया मैं इसको हटा दूंगा, ये ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा। मतलब कि उस्ताद की बात ज़रूर माननी चाहिए और उनका अदब करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिन्होंने सिर्फ ऐसे नहीं कि उस्ताद जिन ने मुझे मेरी इस जर्नी में मुझे हेल्प किया, उन सब के लिए ना आपके दिल में इज्जत और अदब होनी चाहिए। अदब होगा तो आप पे करम होगा, और करम होगा तो रास्ते बहुत आसान वसी होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक चीज़ और भी है कि मुझे स्किल्स के बारे में, ये जो वीडियो एडिटिंग की है और ये जो स्किल्स है, इससे एक आम स्टूडेंट अगर सीख लेता है इसको तो इसमें कितनी अर्निंग्स हो जाती हैं? मतलब एक अंदाज़ा क्या है कि अगर लेट सपोज़ कहीं वो जॉब करता है तो उसे कितने अमाउंट की एक जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, या मतलब एक नॉर्मल एवरेज जॉब मिलेगी? यार मैं आपको ना डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट रेट्स बताता हूँ जी। अच्छा अभी आपने देखा होगा हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई वीडियो देख भी रहा है। ऐसे ही है। हर कोई हम जब भी फारिग होते हैं स्क्रॉल ही करते हैं ना, रील्स देख रहे हैं। बिल्कुल। डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई भी वैसी निकल रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही। उस सप्लाई को निकालने के लिए एक एडिटर चाहिए, हर जगह चाहिए। हम जो अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं इसको भी कोई ना कोई एडिटर करेगा। सही बात है। अब डिमांड मतलब मार्केट के हिसाब से पैसे, कोई नॉर्मल एडिटर अगर पाकिस्तान में एक कॉर्पोरेट में जाए, मिड लेवल एडिटर है, तो अब इसको 60-70 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसकी क्रिएटिविटी अच्छी है, जैसे वो इफेक्ट्स वगैरह अच्छे डालता है, मतलब अच्छा एक एडिट करता है, प्रो में करता है। अच्छा एक एडिटर, अच्छा एडिटर किसको बोलते हैं? जो एक अच्छी ना स्टोरी टेलिंग करता हो। सिर्फ वीडियो को ना एडिट करना ये नहीं होता कि आपने कट करके जोड़ दिया। सही है। वीडियो में ना इमोशन डालने होते हैं। वो इमोशन सिर्फ म्यूजिक से नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है। जैसे मैं इरफान जी ने जो कि एक वीडियो थी सूप वाली, अभी रिसेंट उसने डाली है कि 50 रुपए से उसने ठेले का आवाज़ किया, तो उस पर एक मूवमेंट है जिसमें ना चचा अपनी माँ का नाम लेते हुए आंखों में ना वो आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। तो उसने ना 2 सेकंड का पॉज दिया। वो 2 सेकंड का पॉज ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो एक अच्छा एडिटर ये होता है कि वो अच्छी स्टोरी टेलिंग कर ले। तो जो अच्छा एडिटर है तो उसको कॉर्पोरेट में 1.5 लाख से ऊपर, फिर उसके डिपेंड करता है कि क्या एक्सपीरियंस है क्या है। पाकिस्तानी मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो मुझसे 1 हफ्ते पहले मेरे स्टूडेंट तो नहीं है लेकिन सोशल मीडिया में दोस्त बना था, मुझे सीनियर मानता है लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है। तो वो कह रहा था भाई मुझे ना एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो का एडिटर चाहिए, जो रील्स होती है ना, लेकिन वो वीडियोस होती हैं, आपने बाहर के अगर क्रिएटर्स को देखा होगा, जी, उनकी वीडियो में 3D इफेक्ट्स या फिर 2D एनिमेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो कह रहा था कि अगर ऐसा कोई एडिटर है तो मैं उसको हायर करना चाह रहा हूँ $700 पर मंथ में। $700 पर मंथ में। वाओ। उसको रोज की 1 वीडियो देनी है, और अगर कोई नॉर्मल हुई जिसमें सिर्फ कैप्शन है तो वो 2 से 3 होंगी। सही है। और सैटरडे संडे ऑफ है उसका, और 9 घंटे की शिफ्ट है, वो इवनिंग शिफ्ट थी वो। सही है। तो मैं उसको दे दूंगा। तो ये मार्केट भी है। एक मार्केट वो है, जैसे एक बहुत बड़ा क्रिएटर है अली अब्दाल, वो कहता है कि मैं डिजिट भूल रहा हूँ लेकिन $900 से $1000 है एक वीडियो के, मैं अपने एडिटर को देता हूँ। ज़बरदस्त। तो आपके स्किल, आपके जो क्रिएटिविटी है उस पर डिपेंड करता है। क्रिएटिविटी और स्किल पे डिपेंड करता है। आप खुद को कितना अच्छा बेच सकते हो पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में मेरे दोस्त हैं या एडिटर्स हैं, उनको अपने आप को बेचना नहीं आता, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता। वो काम बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जो आपके ही काम को जो है वो डी वैल्यू भी कर रहे होते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है, वो ठीक है वो बोलते हैं हाँ यार वो शख्स को इतने में करके दे देगा, मैं तो इतने में करके दे दूंगा। ये भी एक चक्कर चलता है मार्केट में। तो इस तरह का भी सीन मैंने देखा है। हाँ ये है। अच्छा लेकिन इस चीज़ को ना मैं कहता हूँ ये पार्ट ऑफ प्रोसेस। देखें इसमें मैं कहूँगा 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो वाकई में बदनीयत है, जो अपना रेट मैं कहता हूँ खुद को वैल्यू नहीं देते हैं कि नहीं मैं कम पैसों में काम करूँगा, उससे एक तो मार्केट ख़राब होती है। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल रेट क्या है। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मैं 10,000 में ही काम कर रहा था।
फिर मेरी सैलानी में जब जॉब हुई तो मैं वहाँ पर मैंने ऑफर ही 18,000 रुपये किया। मैं इससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकता था ना कितने पैसे होते होंगे। और जब मैं सैलानी में गया वहाँ पर मैंने देखा तो कि मेरी स्किल सेट के लोग करीब वो 45 पे बैठे हैं 2018 में। तो मैंने बोला इतना बड़ा डिफरेंस क्या, इतनी भी सैलरी होती होगी? क्योंकि मैंने कभी ना सुना था ना मैं ऐसे लोगों में बैठा था, तो मुझे पता नहीं था। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ना ये मसला होता है कि वो उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो मैंने भी बहुत कम पैसों में काम किया, तो ये होता है मार्केट में। तो मैं ऐसे लोगों को इतना नहीं सवार करता कि यार ये मार्केट को गंदा कर रहे हैं XYZ अब को, मुझे भाई अपना काम करना है इतना। हाँ, जिनको मैं समझता हूँ कि यार ये अपने हैं, ये बात समझ जाएंगे, उनको मैं समझाता हूँ कि यार ये तुम्हारे काम की ये वैल्यू है, इस तरह करो। लेकिन कभी आप एक वक्त गुजरने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है ना कौन समझने वाला और कौन नहीं समझने वाला। सही बात। तो उसी तरह से अदब वाला, यहाँ भी अदब वाला मामला आ गया। आप सेंस कर लेते कि यार इस बंदे के अंदर अदब है नहीं। और जब आप ह्यूमन एक नेचर है कि आप जब देखते हो ना कि यार इसके अंदर अदब है, तो आपका खुद दिल चाहता है कि इसको सब दे दूं। सही है। और जब आप देखते हो कि नहीं यार इसके अंदर अदब है नहीं, मैं वो नहीं कर रहा क्लेम कि हमारे अंदर ईगो होता है कि नहीं मेरा अदब करे, तो एक है ह्यूमन नेचर। लेकिन जब आप देखते हो ना बंदा नहीं सुनेगा तो फिर आप रोक देते हो, कर्म वाला मामला रोक देते हो। अब इंसानों के अंदर ऐसा, तो अल्लाह ने जब फरमाया है कि अदब करो बादब बानसी, तो वही वाली बात है सारी। सही है। अच्छा, दूसरा ये मुझे ये बताएं कि आपकी जो ये स्किल्स है इसके अंदर जॉब का पार्ट ज़्यादा सही रहता है या फिर जो है वो एज अ फ्रीलांस इसको लेके चले बंदा? यार देखें, यहाँ पर भी ना सबकी अपनी जर्नी रही है। लेकिन मैं एक बार कहूँगा कि जो भी बंदा इस फील्ड में आना चाहता है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, एनिमेशन हो, आर्ट की फील्ड में आना चाहता है, वो जॉब करे। क्योंकि ना उसको मार्केट का अंदाजा हो जाएगा कि ये काम को करने में कितना टाइम लगता है, इसकी वैल्यू क्या है। आप हो सकता है एक एज अ फ्रीलांसर बहुत बड़े मार्केट में काम ना कर पाओ, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में उतरते हो ना आपको हर तरह के काम करना पड़ता है। अच्छा, फिर फायदा ये होता है, मैं जब सैलानी से गया था ट्राइब कंसल्टिंग, तो वो ना एक अलग ही दुनिया थी मेरे लिए, को इन्वायरमेंट था। सैलानी में सिर्फ मर्द होते थे और औरतें होती थी, उनका सेपरेट था। लेकिन ट्राइब कंसल्टिंग में मेल फीमेल दोनों हैं। तो यहाँ मैं एक मेंशन करना चाहूँगा, मेरी ट्राइब में मैनेजर थी मदिया नसीम, उन्होंने मुझे बड़ा ट्रेन किया। वहाँ पर मैंने सीखा कि भाई किस तरह आपने फीमेल से बात करनी है, किस तरह मेल से बात करनी है, कॉर्पोरेट में कैसे उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, हर तरह के नॉर्म्स, अपने काम को किस तरह से लोगों के नज़र में दिखाना है कि भाई इस काम की वैल्यू है। तो मैंने कॉर्पोरेट में रह के सीखा है। तो जॉब इसलिए ज़रूरी है कि आपको ना अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है। बहुत पॉलिश कर लेते हो। सिर्फ आप अपने स्किल को पॉलिश नहीं करते, आप इट्स एज अ ह्यूमन इटसेल्फ बहुत पॉलिश होता है। तो मैं तो हर को कहता हूँ कि वो जॉब करे। फिर आप ये फील करने लग जाओ कि नहीं यार ये इनफ है मेरे लिए, मैं सीख चुका हूँ, अब मुझे अपना करना है, तब फिर आप इस चीज़ पे रिलेट मैं खुद भी करता हूँ। बेसिकली मैंने भी जॉब की है, उसके बाद फिर जाके मैं अब फ्रीलांस की तरफ आया हूँ। इसी तरह आपने भी किया है, बिल्कुल अब आप फ्रीलांस की तरफ आएँ। तो फ्रीलांस काम बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि बंदा जो है वो उसके ऊपर कितना अपना जो है वो स्किल सेट उसका कितना अच्छा है। और अर्निंग के लिहाज से जो है वो मैंने देखा है कि वीडियो एडिटिंग इज़ द हाईएस्ट पेड स्किल्स है मार्केट के अंदर अभी इस वक्त। मैं कहता हूँ साइबर सिक्योरिटी, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, डाटा रिकवरी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन वीडियो एडिटिंग अपनी जगह। मैंने जब वीडियो एडिटिंग के लिए बंदा तलाश करना शुरू किया तो मुझे पता लगा यार ये तो मार्केट में मतलब बड़ा मसला है। ये मतलब कोई अच्छे एडिटर की जो तलाश होती है ना वो थोड़ी कॉस्टली है, और है इसमें ऐसा है। तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये कि जो हमारी यूथ है उसके लिए ये बहुत अच्छा स्किल है अगर बंदा इस चीज़ को समझे। और हमारी यूथ जो है वो बेसिकली दूसरी तरफ ज़्यादा फोकस करती है, नहीं मैं वेब डेवलपमेंट सीख लूँ, मैं ये सीख लूँ, मैं वो सीख लूँ। मेरे पास पेरेंट्स जो है वो मैसेज करते हैं मुझे, और मुझे जो है वो कॉल्स भी करते हैं कि हमारे बच्चे को हम क्या स्किल सेट बताएं। मेरा ये कहना है, आई डोंट नो शायद आप एग्री करें या ना करें इस बात पे, लेकिन मेरा हमेशा ये कहना होता है कि मैं उसको कहता हूँ कि देखें आपका बच्चा जो है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, जो इंटरेस्ट वो बच्चा ले रहा है आप उसको फॉलो करने दें उसको, ना कि आप उस पर मुसल्लत कर दें कि आपने पायलट बनना है तो भाई पायलट ही बनना है तो जाके जहाज़ उड़ाना सीखो।
सही है ना, जो बच्चा इंटरेस्ट लेता है आप उसी के ऊपर फोकस करें। आप भी शायद उसकी एक अपनी मिसाल है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट लिया था ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, देन यू गो फॉर द वीडियो एडिटिंग। भाई मैं इस पे जो सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा ना, ये अम्मा अब्बा का ही होता है। एग्जैक्टली। मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, इतना खुश नसीब हूँ। ये वाली चीज़ मेरे साथ हुई नहीं कि मेरे अम्मा अब्बा ने कभी मुसल्लत किया हो कि तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। मैंने ज़िंदगी में कंप्यूटर कोर्स करना चाहा, मेरे अब्बा ने करवाया। हम लोग ये कि मिडिल क्लास हैं, अच्छे घर से बिल्कुल, हैं। मैं खुद भी एक मिडिल क्लास हूँ। लेकिन आप खुद देखो ना, उस वक्त 2015, 16, 17 में मंथली 1000 रुपये फीस है ना, एक बड़ी चीज़ है। लेकिन मेरे अब्बा ने करवाया, कंप्यूटर कोर्स करना था, करवाया। मैंने 1.5 साल प्रोग्रामिंग में पैसे ज़ाया करवाए, मंथली फीस जाती थी, मेरे अब्बा ने तब भी दिए। जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना शुरू किया तो मुझे एक अच्छा पीसी चाहिए था। बिल्कुल। तो मेरे अब्बा ने 6,000 रुपये का एक CPU ला कर दिया। एडिटिंग मैंने उससे सीखी, पैसे कमाना शुरू किए। फिर मुझे वीडियो एडिटिंग सीखना था, तो मेरे अब्बा ने फिर इन्वेस्ट किया, 16,500 रुपये का एक PC ला के दिया। और मेरे अब्बा ने, मैंने जब बोला कि अब्बा ये सीख रहा हूँ, पापा ने बोला ठीक है करो। अभी रिसेंटली मैंने जॉब छोड़ी है, तो अब्बा को बता रहा था, पापा को, कि पापा ये चीज़ें हैं, मैं चीज़ों को अब मैं चाहता हूँ कि अपना काम करूँ। तो पापा ने यकीन किया, पापा ने कहा ठीक है जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अम्मा अब्बा का जो सपोर्ट है ना अपने बच्चे पे, यकीन करें बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पप्पा ने, मेरी मामा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, कभी मुसल्लत नहीं किया कि आपने यही करना है। हाँ। जो मैंने करना चाहा उसने मुझे अप्रिशिएट किया है। कल मैंने वीडियो डाली, मेरे अब्बा का कमेंट है, पप्पा कल मेरी वीडियो देख रहे थे, उसको 3-4 बार ना लूप में देखे जा रहे, सुन रहे। तो मेरी बहनें मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं माशाल्लाह। मुझे याद है जब मैंने अपना इक्विपमेंट नया खरीदा था, मेरे पास लाइट खरीदने के पैसे नहीं थे। सही है। मैं ऑफिस से घर आता हूँ, एक पैकेट रखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है फॉर यू मोटू। मेरी बहनें मोटू वोटू बोलती हैं मुझे। तो मेरी बहन ने अपने ट्यूशन पढ़ाती है, उसकी सेविंग से रिंग लाइट खरीद के दी। माशाल्लाह। मेरी बेगम मुझे बड़ा सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ें ना आपको बहुत वो करती है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाँ। और घर का सपोर्ट होना भाई बहुत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो आपका इन्वायरमेंट और आपकी जो मतलब जो इन्वायरमेंट है, जो आपके दोस्त यार हैं, जो आपकी फैमिली सपोर्ट है, ये बड़ी मैटर करती है इस चीज़ के ऊपर ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप जैसे मिसाल के तौर पे आपने अगर अपनी जहाँ से पढ़ाई शुरू की, जो अर्ली एज थी, उस वक्त जो आपका सर्कल था, एक टाइम आने के बाद आपने उसको चेंज किया होगा। आप ऐसे लोगों में उठे बैठे होगे जो दुनिया के बारे में समझते हैं, पैसों के बारे में समझते हैं। आप अपना एनवायरनमेंट और दोस्त चेंज कर सकते हो, फैमिली नहीं चेंज कर सकते। सही बात है। हो सकता है अर्ली एज में आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको बहुत डिमोटिवेट करते हो, आपने अपनी फिर जगह चेंज की, आपको ऐसे लोग मिल गए जो बहुत मोटिवेट करते होंगे। तो बड़े खुशनसीब होते हैं भाई मुझ समेत वो लोग जिनको फैमिली ऐसी मिलती है जो मोटिवेट करे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ा फैमिली का भी, दोस्तों का भी, एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बड़ा हाथ। मैं अगर कहूँ कि फैमिली का तो हाथ है, लेकिन मेरे जो दोस्त मिले हैं मुझे इस करियर में आने के बाद, उसमें सबसे बड़ा नाम मेरा एक दोस्त है आसिम, उसका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे माइंड को, मेरी सोच को बदलने में ना उसका बहुत बड़ा हाथ है। और वो जिसका फ़ैन है वो है वासिफ अली वासिफ साहब, वो बहुत पढ़ता है उनको। तो उसने दुनिया को देखने के जितने नज़रियात बताए हैं ना, उसने मेरी ज़िंदगी बहुत बदली है। उन्हीं को सुनकर, आसिम को सुनकर, मैंने एक बात अपनी मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जो आता है वो सिखा दो, जो नहीं आता वो आना शुरू हो जाएगा। मेरी इस बात ने मुझे बड़ा हेल्प किया है कि आप जितना, आपके पास जो नहीं है ना, मतलब जो भी है उसको देना शुरू कर दो, फिर आपके पास वो चीज़ें आएंगी जो आपके पास नहीं है। सही बात है। ये चीज़ें आप ना आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे सीखते हैं, आप इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे, वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो। आप इत्र की दुकान में बैठोगे ना, बिना खुशबू लगाए खुशबू आएगी आपके अंदर। ये बात खूबसूरत बात कर दी आपने काफ़ी। तो ये सही। तो अच्छा, चलते हैं हम अपने रैपिड फायर सेशन की जानिब। तो इसमें ये बड़ा मज़ा आने वाला है। और ये कि मैं कंटेंट क्रिएटर्स के नाम लूँगा, आपको एक लाइन में उसके हवाले से जवाब देना होगा, ठीक है? आप उसको कैसा समझते हैं, क्या समझते हैं, तो उस लिहाज से, ठीक है? चलें शुरू करते हैं इसके ऊपर। इरफान जुनेजो। यार इरफान जुनेजो के लिए मुझे एक लाइन से ज़्यादा चाहिए। मैं इरफान भाई को काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ और मैंने उनसे बहुत सीखा है। मैं उनको एज अ टीचर भी देखता हूँ, क्योंकि मैंने उनके कंटेंट को एज अ स्टूडेंट के तौर पे देखा है कि वो कैसे कट लगाते हैं, कैसे एडिट करते हैं। आपकी स्टोरी टेलिंग में भी उनका एक रुझान आता है, मतलब एक झलक आती है, मुझे लगता है। हाँ, ये मुझे नहीं लगता, लेकिन देखने वाला कहता है, क्योंकि मैंने उनको बहुत देखा है।
मैंने उनसे बहुत सीखने की कोशिश की, तो अनइंटेंशनली मेरे अंदर शायद ऐसी चीज़ें आ गई जो लगता है इरफान जुनेजा। सही है। अच्छा, अब मेरी उनकी से मुलाकात भी हुई थी अभी कराची ईट में। जी जी। तो मैं ये कहूँगा कि वो कंजूस नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना वहाँ पर मेरी उनसे अच्छी लंबी बात हुई, और उस टाइम ड्यूरेशन मैंने उनसे जितनी चीज़ें पूछी ना, उन्होंने उससे ज़्यादा बताई मुझे, अच्छा। उससे ज़्यादा बताने की कोशिश की, मुझे बहुत गाइड करने की कोशिश की। तो मैं कहूँगा भाई वो बंदा है ना, तो लोग उसको एक कोई रीज़न है जो उसको ओजी या गोट कहते हैं। मतलब डाउन टू अर्थ है। हाँ, अल्लाह ने इज्जत दी है ना, तो उसके अंदर है वो चीज़। चलें, एक अल्फाज में ये एक लाइन में इस तरीके से कह सकते हैं, डाउन टू अर्थ है। ओजी गोट, डाउन टू अर्थ। सही सही। अच्छा, सेकंड जुनैद अकरम। बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट, तो ठीक है। अच्छा, इमरान अली दिना साहब। गुरु। गुरु। गुड। अच्छा, आमिर भगत साहब। आमिर भाई, आमिर भाई वो एक लफ्ज नहीं याद आ पा रहा, एक होता है एक कंटेंट क्रिएटर या फिर कुछ भी किंग, वो मेकर है, वो बनाते हैं इंसानों को। अच्छा। आमिर भाई के अंदर ये एक चीज है, मतलब तराशते हैं। तराशते हैं आमिर भाई। आमिर भाई इस तरह कह सकते हैं। आमिर भाई तराशने का काम करते हैं। तराशने का काम कर। राजीव मेहता साहब। यार वो बहुत बड़ा थिंक टैंक है। वो आप उसकी वीडियो देखें, वो कभी डिजाइनिंग बनाना नहीं सिखाता, वो सिर्फ आपको बताता है एज अ आर्टिस्ट आपने सोचना कैसे। सही है। अगर कोई भी बंदा अब डिज़ाइनर है, एडिटर है, उसको सुनने लग जाए, उसके दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा भाई। वो अपने आप में ना तबाही चीज़ है, थिंक टैंक है वो। थिंक टैंक है, सही। और पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर आप किसको अपना मेंटोर समझते हैं? इरफान जुनेजो को। इरफान जुनेजो को। इरफान जुनेजो को समझता हूँ। अच्छा। इंडिया में भी बहुत सारे हैं। इंडिया में एक है कैमरे वाले भैया, उसको देखता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट है। एक लड़का है एनीथिंग, ANY नहीं, ANI, एनीथिंग। अच्छा। वो है इंडियन क्रिएटर्स भी बहुत अच्छे हैं। अपने पाकिस्तानी में इरफान जुनेजो है, मूरो है। मूरो है। इन दो को बहुत मूरा कंटेंट भी नेक्स्ट लेवल है। हाँ, सही। तो बहुत अच्छा रहा आपसे इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें, बहुत आपका जो है वो लर्निंग हमें आपसे मिली, और स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे जो है वो मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट देख के, जिसमें वो लोगों के मतलब अपने जो स्किल सेट है उस हवाले से जो है वो जो भी सीखने हो स्किल्स कौन सी बेहतर रहेगी, और वीडियो एडिटिंग का क्या रोल है और कितनी अच्छी इस वीडियो एडिटिंग को सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ज़ुहैब, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। मेरी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है, तो आपके नाम एक वो टैग लग गया कि भाई आपको मैंने अपना पहला पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।